ये वीडियो इस एनसीईआरटी सीरीज़ का पार्ट 4 है, ठीक है। और चैप्टर हम लोग को कौन सा चल रहा है? चैप्टर पहला ही चल रहा है क्या? सॉलिड स्टेट, ठीक है। और इस पार्ट 4 में या इस वीडियो में हम लोग कहें तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर हो जाएगा हम लोगों का कंप्लीट, ठीक। अब देखो, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब इसके बाद जो असली चीज़ें हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्या? इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर का के जो सभी क्वेश्चंस हैं वो अपने को सॉल्व भी करना है और उसको याद भी करना है, ठीक है। तभी जाके बढ़िया से पढ़ाई होगी। और मैं एक चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि जो भी बच्चे एनसीईआरटी की किताब को, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो मैं कहूँ कि यदि इस देश की होने वाली परीक्षाओं एग्ज़ाम में या परीक्षाओं में 100 क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियसली आप 80-90 क्वेश्चन लगा सकते हैं। और जो बचे हुए 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो हो सकता है कि इनडायरेक्टली हों या थोड़े से एप्लीकेशन के बेस पे आ जाए हों, या किसी और तरीके से थोड़े घुमा के दिए गए हों। तो वो तो भैया हर चीज़ में, हर परीक्षा में 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं डिफ़िकल्ट टाइप के, ठीक है। लेकिन ये जो 80-90 क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसी में आपका सिलेक्शन या परफॉर्मेंस जो भी कहें बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और बिना एनसीईआरटी की किताब को पढ़े बाज़ार में, ठीक है, मार्केट में चाहे कितनी भी फेमस किताबें पढ़ लो, फंस जाओगे। फिर मज़ा नहीं है फिर। फिर वही होगा कि साइकिल चलाना तो जानते नहीं, ठीक है। साइकिल चलाना तो क्या है, जानते नहीं। और आपने सीधे क्या क्या उठा लिया? कार। और सोच रहे हो कि कार सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे भैया। कार उठा भी लिए तो आगे जाके क्या करने वाले हो? पेड़ होगा या किसी को एक्सीडेंट करने वाले हो, धक्का मारने वाले हो, ठीक है, दुर्घटना होने वाली है। और ये मैं कोई हवाई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 6 सालों से तो मैं खुद बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ। 2 साल मैंने कोटा में तैयारी भी किया था, ठीक है। और उसके बाद क्लास 9 to 12 हम लोग खुद भी तो पढ़ते हैं। तो ये एक्सपीरियंस देख लो मेरा, 6 2 8 और ये 4, ठीक है। ये कितना हो गया? ये 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। 12 ईयर का एक्सपीरियंस मान के चलो। एनसीईआरटी की किताब को बढ़िया से एकदम कवर करना है, जितना बढ़िया से हो सके उतनी बढ़िया से इसको कवर करना ही है। इसके बगैर तो कोई और विकल्प बनता नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, कई लोगों के दिमाग में या बच्चों के मन में अब ये सवाल आएगा कि सर, जब आप कोटा में तैयारी कर रहे थे तो क्या हुआ? आपका नीट का एग्ज़ाम या एमबीबीएस की बात, उस बारे में भी मैं कभी बात करूँगा, ठीक है। मुझे 2-3 चीज़ों के बारे में बात करनी है। बच्चों को के मन में बहुत सारे डाउट आएंगे या फिर आ रहे होंगे। एक तो जो सबसे पहले कि मैंने इस चैनल के ऊपर, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, आप देख रहे होंगे, ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, ये क्या चीज़ है। और मेरे अतीत के या बीते दिनों कहें या पास्ट की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दिया या फिर कोटा से मैं कुछ और काम करने लगा, इस बारे में भी कभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं वो यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। और ये चैप्टर देखो अब ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। थोड़ा ही टाइम में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक बचा है नहीं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने कितनी चीज़ों को पढ़ लिया है। तो मैं बता दूं कि हम लोगों का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो 9 टॉपिक दिख रहा है ना, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। अभी जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। वहाँ पर क्लास 12th की फुल केमिस्ट्री दिखेगी, उसमें जाके इसको बढ़िया से देख सकते हो। इन सभी बचे हुए टॉपिक्स को भी देख सकते हो। अभी हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये जो सेमीकंडक्टर मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, ये हम लोग बहुत ही थोड़ा पढ़ेंगे। जितना केमिस्ट्री की हैसियत होती है उतना ही पढ़ेंगे। फिजिक्स में ये प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बच्चे परेशान मत होने लगना कि सर सेमीकंडक्टर तो फिजिक्स में हमारे बहुत ज़्यादा है। तो भैया फिजिक्स में ज़्यादा है, जब मैं खुद भी फिजिक्स की क्लास पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो मैं सेमीकंडक्टर वहाँ पे ज़्यादा बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ उतना ही जानना है जितना अभी इस किताब के सिलेबस में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें।
इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का दिख रहा है या टॉपिक बोलें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस ग्राफ या फ्लो चार्ट के हिसाब से समझना शुरू करते हैं। देखो, फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी चीज़ को कॉपी पर या पेज पर हम लोग कुछ बना कर समझाना चाहते हैं तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा कहीं होता नहीं है सच में कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे फील्ड बैंड होते हैं या एम्प्टी बैंड होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। ये सिर्फ समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो डायग्राम में देखो कि क्या है, ये वाला जो एक्सिस दिख रहा है ये एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये मेटल के बारे में बात करी जा रही है, ये इंसुलेटर के बारे में और ये सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन यदि इसी तरह से दे दूँ, मेटल क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करती है। ठीक है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी लगभग नहीं फ्लो करती है या फ्लो भी करती है तो बहुत कम, जितनी कम हो सकती है उतनी कम। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर की खासियत क्या है कि जब इसको हीट किया जाता है, ठीक है, इस सब्सटेंस को हीट किया जाता है तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, उसके पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि मेटल और इंसुलेटर या फिर कंडक्टर और इंसुलेटर की जो बीच की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो किसकी होती है, सेमीकंडक्टर की। ठीक है, आसान है, आसानी है। ठीक, तो अब इसमें हम लोग समझें। देखो, ये जैसे हम लोगों का ये कोई मान लो सब्सटेंस होगा या कंडक्टर होगा। ठीक है, तो इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन नेचुरली एग्जिस्ट करता होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, वैलेंस ऑर्बिट क्या होता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो अभी इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन यदि इसको हम लोग थोड़ा सा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की बढ़ा दें और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन था वैलेंस ऑर्बिट से कहाँ पे आ जाए, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, इस ऊपर वाले बैंड को क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। तो अब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो करने लगी। तो स्वाभाविक है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो करने लगती है, कंडक्ट होने लगती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं, देखो कि ये जो हम लोगों का वैलेंस बैंड दिख रहा है और ये जो ऊपर वाला कंडक्शन बैंड दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो एकदम से क्या है, ओवरलैप है, मिला हुआ है। ठीक है, और ये किस में है, मेटल में, यानी कि थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और आसानी से मेटल में इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। इंसुलेटर में देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड यानी यहाँ पे जाने के लिए। ठीक है, एनर्जी का गैप देखो कैसा है, काफ़ी ज़्यादा है ना, लार्ज एनर्जी गैप, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तभी जाके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो करेगी। इसीलिए क्या होता है कि इंसुलेटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि लगभग नहीं फ्लो करती है, या फिर कंडक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल कम, मिनिमम अप्रोचिंग कितना, ज़ीरो, ज़ीरो के आसपास। ठीक है, और उसी तरीके से अब हम लोग सेमीकंडक्टर में देखें। ठीक है, तो ये हम लोगों का वैलेंस बैंड यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा और यहाँ पे हम लोग का कंडक्शन बैंड। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आना है तो गैप तो है एनर्जी का। ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का गैप तो है, लेकिन वो एनर्जी का गैप कैसा है, थोड़ा ही है, यानी कि हम लोग थोड़ी सी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर देंगे सेमीकंडक्टर को, तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और आराम से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो करने लगेगी। तो हम लोगों ने एक चीज़ अभी सीख लिया, इतनी सारी चीज़ें, तो इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बता दूं कि जनरली जो हम लोग का कंडक्टर होता है या मेटल होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसा होता है, बढ़ता है। ठीक, यानी जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि इस तरह मोशन, किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करने की बजाय आपस आपस में ही टकराने लगते हैं, आपस में ही टकराना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ने लगता है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, कम हो जाती है, यानी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। सीधा सा फंडा समझ जाओ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, कहाँ पे, कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी, कम होगी। ठीक, लेकिन सेमी कंडक्टर में अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, सेमीकंडक्टर में अभी हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यही अंतर है, दोनों पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
अब देखो सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो सेमीकंडक्टर, ठीक है, जनरली ये क्या होता है, मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। और मेटलॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, ग्रुप नंबर 14 में, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 में। जैसे हम लोगों का सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। और यही सब क्या बनाते हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर दो तरीके का होता है, एक होता है हम लोगों का इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो इंट्रिंसिक माने क्या है कि प्योर मेटलॉइड या फिर प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे मैं दिखाऊं कि ये सिलिकॉन होगा, ठीक है, तो इसकी लैटिस कैसी होगी, क्योंकि सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है तो ये अगल बगल के 4 सिलिकॉन से क्या होगा, जुड़ा होगा, ऐसा ही होगा। सारे सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड से 4 सिलिकॉन से जुड़े होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें जब हीट दी जाएगी ना इसमें, तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक हो गया, ठीक। लेकिन इस सिलिकॉन में या फिर प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ चीज़ों की हम लोग मिलावट कर दें, क्या करें, मिलावट, मिक्सिंग, ठीक है। तो अब वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक बन जाता है। और इस मिलावट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। डोपिंग माने क्या है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसी चीज़ें मिला दो, मिलाने के बाद उसको एक्सट्रिंसिक बना दो, ठीक है, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, ठीक है, एक्सट्रिंसिक। तो देखो होता क्या है, ये होते हैं दो तरीके के, या तो होता है एन टाइप, ठीक है, या तो होता है पी टाइप, पी टाइप, ठीक है, एन टाइप पी टाइप। देखो जैसे सिलिकॉन का मैं वापस से यहाँ पर लैटिस बना के दिखाऊं, ठीक है, देखो कितना आसान है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। लैटिस बना के मैं दिखाऊं इस तरीके से, देखो। अब इसमें हम लोग क्या करें, ग्रुप नंबर 14, सॉरी ये तो ग्रुप नंबर 14 हो गया, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में कौन होता है, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, इसको मिला दें, मिलावट करें। तो अब देखो जहाँ पे सिलिकॉन था ना, वहाँ पे कौन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, ठीक है, फॉस्फोरस। क्योंकि फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस के आखिरी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आखिरी में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 5, ठीक है। तो ये रहा इसका 1 इलेक्ट्रॉन, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, ये रहा इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा फॉस्फोरस का दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये फॉस्फोरस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन फॉस्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन था। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, फ्री है, ठीक है। उसी तरीके से कहीं और भी जगहों पे यदि फॉस्फोरस आ गया, ठीक है, क्योंकि मिलावट करी जा रही है तो बहुत ढेर सारी जगहों पे फॉस्फोरस पाया जाएगा ना। तो 4 बॉन्ड इसने बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, फ्री। अब क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है, तो अब आराम से इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो करेगी। तो ये हो गया हम लोगों का एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाए जाने की वजह से अब ये जो सेमीकंडक्टर हम लोग का बना है वो कौन सा बन गया, एन टाइप बन गया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे ये वापस से सिलिकॉन, सिलिकॉन की क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, ठीक, सिलिकॉन, सिलिकॉन की क्या है, क्रिस्टल लैटिस। अब वापस से हम लोगों ने ग्रुप नंबर 13 को मिला लें, ठीक है, ग्रुप नंबर 13। तो क्या क्या होता है, बोरोन, एल्युमिनियम, ये इंडियम हो गया, ठीक है, ये सब मिला लें। चलो ठीक है, इसमें से हम लोगों ने किसको मिला लिया, चलो बोरोन को मिला लिया। तो अब जैसे ही जहाँ पे सिलिकॉन है वहाँ पे कौन आएगा, बोरोन आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन आ गया, बोरोन। अब बोरोन में होता क्या है, ठीक है, बोरोन में होता कितना है, आखिरी में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1
2 और ये 3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिए। लेकिन यहाँ पर तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी यहाँ पे क्या है, वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक, ठीक है, होल कहते हैं। क्योंकि होल के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसीलिए कौन से चार्ज का बिहेव करता है, ये पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का। यानी ये पूरा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है इसमें पाया जा रहा है होल, और होल बिहेव्स एज positive charge. That's why this extrinsic semiconductor is known as p type semiconductor. आ गई होगी मेरे ख्याल से बात। तो हम लोग ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ समझ जाएं कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, यदि इनको ग्रुप 13 के साथ मिलाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कैसा बन जाएगा, पी टाइप। ठीक है, लेकिन वापस से इसी को ग्रुप नंबर 15 के साथ मिलाया जाए, इसके साथ मिलाया जाए, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर कौन सा बन जाएगा, एन टाइप। ठीक है, एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल। एन टाइप सेमीकंडक्टर किसकी वजह से बन रहा है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ जो आती है एप्लीकेशन, इस सेमीकंडक्टर का एप्लीकेशन क्या होता है। अरे भैया बहुत सारा एप्लीकेशन है। ठीक है, ये डायोड बनाया जाता है, रेक्टिफायर बनाया जाता है, सोलर पैनल जानते हो आप लोग, ठीक है, मोबाइल का चार्जर एडाप्टर है, ये सब। यानी आज के ज़माने में इसकी बहुत सारी जगहों पर उपयोगिता है सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो इस तरह से हल्का फुल्का ये 2-3 एग्जाम्पल याद करते रहना, याद करके रखे रहना। ठीक है, अब देखो थोड़ा और इसमें आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम लोगों की चीज़ आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसमें किसी न किसी तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई ही जाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी माने क्या है कि थोड़ा सा मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा वो। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग चेक करें। तो देखो, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस होगा तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये रहा हम लोगों का न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, रिवॉल्व करता है। देखो दिखाया जा रहा है ये। ठीक है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन अपनी भी एक्सिस पर रिवॉल्व रोटेट करता है। ठीक है, रोटेट करता है। जैसे हम लोगों का क्या होता है, सोलर सिस्टम है, ये सन रहा, ये हम लोगों की अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ। तो अर्थ क्या करती है भैया, ये रिवॉल्व करती है। तो ये जो रिवोल्यूशन है इससे हम लोगों का साल बदलता है ना। ठीक है, साल बदलता है या मौसम बदलते हैं बोले हम लोग। और यहाँ जो अर्थ खुद अपनी ही ओरिजिन पर या एक्सिस पर रोटेट करती है, इसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। ठीक है, रात दिन होते हैं। तो बात समझना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और साथ में अपनी ही एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर कुल मिला जुलाकर समझना क्या है, समझना ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन में है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, जैसे किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मोशन में हो जाए तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में या फिर यूनिट डायरेक्शन में ही क्या कहलाता है, करंट का फ्लो। तो अब जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। भैया बात जानते हो कि नहीं, फिजिक्स में थोड़ा बहुत आइडिया है ना, क्लास 10 में पढ़े होगे। कहीं पर भी कोई वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है या फिर करंट है तो आसपास क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही वजह से होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी मेरी बात। ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ जाना भाई, बहुत ही आसान है, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। कोई भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जा रही है तो क्यों पाई जा रही है, क्योंकि ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो कुल हम लोगों के, ठीक है, 5 तरीके के एनसीईआरटी में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला सब्सटेंस होता है पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिज्म। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, ठीक है, मान लो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो अब इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड लेके आओगे, ठीक है, कोई मैग्नेट लेके आओगे, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा वो क्या करेगा, इसको वीकली अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है,
वीकली अट्रैक्ट करेगा। यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं? वो सारे सब्सटेंस जो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं। उसी तरह से ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? अब ये वीकली क्या होगा? रिपेल्ड किया जाएगा, भगाया जाएगा। यानी वो सब्सटेंस जो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो? वीकली रिपेल्ड किया जाए, भगाया जाए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, पैरामैग्नेटिक में होता क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझते हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। किसी भी सब्सटेंस में जहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो क्या हो गया हम लोगों का? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो दो तरीके के क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं ये वाला चीज़, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो फेरोमैग्नेटिज्म का जो डोमेन होता है, ये डोमेन है। ठीक है, डोमेन की जो डायरेक्शन है वो सारे क्या है? एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सब क्या होते हैं? बढ़िया वाले ये सब, या हम लोग बोलें हाईली मैग्नेटाइज किसी भी, यानी कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा इसको हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या होगा? पहली बात तो ये बहुत ही मजबूती से अट्रैक्ट किया जाएगा, हाईली अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, और साथ में ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, होता है। जैसे होता है ना कि हम लोग बहुत बार किसी लोहे को या आयरन के पीस को क्या करते हैं, किसी चुंबक के साथ रख देते हैं, तो 2-3 दिन बाद या कुछ दिनों बाद निकालते हैं तो ये जो लोहे का टुकड़ा था इसमें भी थोड़ा बहुत क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मैग्नेटाइज हो चुका है। तो जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस दिख रहा है ना, इनके जो डोमेन होते हैं सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जिस वजह से ये क्या होता है? हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है या फिर हाईली अट्रैक्ट होता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखो एंटी फेरो, क्योंकि ये फेरो था तो इसका एंटी फेरो यानी ठीक उल्टा होगा। देखो इसके जो डोमेन है बराबर बराबर संख्या में, ठीक है, अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। ठीक है, होते हैं अलाइंड, जिस वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बोलें या जनरेशन बोलें वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे क्या था? बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे बहुत मिनिमम या लगभग अप्रोचिंग ज़ीरो। ठीक, यहाँ पे क्या है? फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में अनइक्वल नंबर में जो डोमेन है, ठीक है, ये देखो कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग देखें कि इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये अनइक्वल है। यहाँ पे क्या था? बराबर बराबर नंबर में थे। ठीक है, मैं इसको मिटा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या था? बराबर बराबर नंबर में था, लेकिन यहाँ क्या है? अनइक्वल नंबर में डोमेन की जो एलाइनेशन का डायरेक्शन है, जिस वजह से यहाँ पे जो पूरी तरीके से डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल आउट नहीं होता है, वो ज़ीरो नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती ही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने 5 तरीके की मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात किया, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, पहला, दूसरा हम लोग का डायामैग्नेटिज्म, और साथ में ये फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसको बढ़िया से देख लेना और जानते रहना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी आएगा कि ये जो यहाँ पे मैं डोमेन बता रहा हूँ ये डोमेन है क्या? देखो ये डोमेन माने कि जो हम लोगों का कोई भी मेटल होता है, ठीक है, इस मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं और उस मेटल के आयन भी पाए जाते हैं। ठीक है, मेटल पर चाहे जितना भी चार्ज होगा, 1 2 3 जितना भी चार्ज हो सकता है वो आयन भी पाया जाता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ आयन होता है ना, ठीक है, ग्रुप ऑफ आयन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन, जिसको यहाँ पर एरो लगाकर निशान बनाकर दिखाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें समझ में आई होंगी। 1-2 बार वीडियो को ब्रेक करके 2-3 दिन बाद फिर से देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें और आगे बढ़े तो आगे तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया किसको? सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट चैप्टर में कौन कौन सी पूरी बातें थी, ठीक है, सॉलिड स्टेट। ये जो पूरी चीज़ अभी पढ़े हो ना, ये क्या पढ़े हो? सिलेबस, यानी कि जैसा जैसा किताब में था वैसा वैसा हम लोगों ने पढ़ लिया। सिलेबस से काम नहीं चलेगा,
अब मैं आगे हो सकता है कि अब जल्दी ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो देख लो पूरा कितना ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा तो लगा नहीं यार, मेरे ख्याल से कितना 4 पार्ट बने हैं, ठीक है। 4 पार्ट बने हैं तो 30-30 मिनट का, यानी 120 मिनट हो गया, ठीक है। यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे में हम लोगों का चैप्टर क्या हो गया, कवर हो गया, पूरा एक चैप्टर, ठीक है। 2 घंटे में क्या हो गया, चैप्टर हो गया कवर। पहली बारी क्या करना, इसको पूरे नॉर्मल स्पीड से देखो, दूसरी बार स्पीड 1.5x कर लेना, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लो, ठीक है। तो जो 2 घंटे लगने वाले थे वो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, थोड़े कम ही लग जाएंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी चालाकी करी जाती है। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आगे अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, ठीक है।